हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉड्यूल 18। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस सेशन में, वो हम कवर करेंगे एयर मासेस। गाइस, एटमॉस्फेयर वाला जो हमारा सेशन है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मतलब कंप्लीट हम एटमॉस्फेयर कवर कर लेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। जस्ट हमारा एक टॉपिक पेंडिंग है, साइक्लोन। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जब हम साइक्लोन डिस्कस करेंगे देन मैं आपको बता दूंगा कि हम कौन सा टॉपिक फर्दर डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ज्योग्राफी का 18th मॉड्यूल है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे एयर मासेस। अब एयर मासेस होता है कि यहाँ पर आप देखिए CA, CP, MP, MT, CT, ये एक्चुअली में है क्या, मैं आपको बताऊंगा। इनको हम एक तरह से क्या कहते हैं, एयर मासेस कहते हैं। ठीक है, अब एक बार हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अब एयर मासेस, एयर बोले तो मिक्सचर ऑफ गैसेस, मास बोले तो एक्सटेंसिव कवरेज एरिया। ठीक है, अब डेफिनेशन यहाँ पर देखिए, व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजीनियस एयर फॉर अ सफिशिएंट लॉन्गर टाइम। मान लो यहाँ पर हमने एक एयर मास बनाया, ठीक है, इट एक्वायर्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मान लो कि एयर यहाँ पर फ्लो कर रही है और यहाँ हम एरिया मान लेते हैं सहारा डेजर्ट का। ठीक है, अब सहारा डेजर्ट का जो एरिया है वो एक तरह से आपको यहाँ पर क्या कंसिडर होगा, हॉट एरिया। ठीक है, जो यहाँ पर एयर होगी वो भी क्या होगी, हॉट हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस है यहाँ पर हॉट हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक एरिया, ये एरिया है आपका आर्कटिक सर्कल का जो बिल्कुल पोलर के पास है। यहाँ पर जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी जो पर्टिकुलर हम एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, वॉल्यूम ऑफ एयर विद डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली प्रेशर की भी मैं बात करूँगा। ठीक है, साथ साथ ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ठीक है, या फिर लैप्स रेट। ठीक है, तो सिंपल टर्म में हम समझें एयर मास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर विद डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर। ठीक है, इसको ही हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस करेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पर एक तरह से देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि वेरिएशन होगी यहाँ पर टेम्परेचर की, अगर यहाँ पर टेम्परेचर की वेरिएशन होगी तो फिर हम उसको एयर मासेस नहीं बोलेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा एक डायग्राम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब वेरिएशन हो सकती है यहाँ पर इस बाउंड्री में। ठीक है, अगर डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझें, यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ समझो इस वाले पार्ट में। ठीक है, वो भी बहुत ही लिटिल बिट। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि एयर मासेस का कंसेप्ट किसने दिया था। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज हमें पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट दिया था जैकनर्स ने। जैकनर्स, ये स्पेलिंग है वी जैकनर्स एंड जे जैकनर्स। ठीक है, और ये पर्सन कौन थे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यूरोप में बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा था वेदर। ठीक है, उसके बिहाफ पर ये दो पर्सन्स ने एयर मास का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, आज हम एयर मास के टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हम समझेंगे करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमें एयर मास का टॉपिक पर्टिकुलर अच्छे से समझ में आएगा। सोर्सेज समझेंगे। ठीक है, फिर फर्दर हम क्लासीफाइड करेंगे इस टॉपिक को। देन हम लास्ट में समझेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ एयर मासेस ऑन वर्ल्ड वेदर। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पर समझी एयर मासेस क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंडीशन में किस तरह से हमारा जो टेम्परेचर है वो वेरी करेगा। तो हॉरिजॉन्टल तो हमें बहुत ही लिटिल बिट वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्टिकली हमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, हमने प्रीवियस सेशंस में बहुत अच्छे से कवर किया था कि एयर गोज अप, है ना, तो वेरिएशन तो हल्का सा हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेरिएशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पर समझते हैं, मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि एरिया वाइज डिपेंड करेगा। मान लो कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ में हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी थी प्रीवियस सेशन में, कि ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सोलर रेज डायरेक्टली यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं और यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, स्लैंटिंग रेज, हमने इसको बहुत अच्छे से कवर करा था। अब यहाँ पर सोलर रेज कम पड़ेंगी तो ऑब्वियसली ये एरिया क्या हो जाएगा, ठंडा। ठीक है, पोलर रीजन। और यहाँ पर इंसुलेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ये एक तरह से वार्म रीजन होगा। ठीक है, अब ये जो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, और इसको हम क्या कहेंगे, पोलर रीजन। ठीक है, बस इतना याद रखना इस पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंगली। और एक चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है, जब भी हम मैरी टाइम की बात करेंगे
तो उसका मतलब होगा ओशियन, ठीक है। बाकी प्लेन को हम प्लेन ही कंसिडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स बता रहा था। अब यहाँ पर आपने ज्योग्राफी में देखा होगा माउंटेन्स, या आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा, विजिट किया होगा माउंटेन्स में, और प्लेट्यू वाला पार्ट देखा होगा, नी मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है। या फिर मैं बात करूँ प्लेन सरफेस, जैसे मैं प्लेन सरफेस में ही रहता हूँ, ठीक है, प्लेन सरफेस हो गया, या फिर आपका डेजर्ट भी यहीं कंसिडर कर लेते हैं, और लास्ट में चलो हम कंसिडर कर लेते हैं ओशियन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप मुझे बताइएगा कि एयर मासेस कहाँ बनेगा, ठीक है। वीडियो को पोज करके आपने आंसर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर माउंटेन में क्या एयर मास बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, टेम्परेचर हमें यहाँ पर सेम देखने को मिलेगा जहाँ पर एयर मास बनेगा। मान लो कि अगर यहाँ पे माउंटेन में एयर मास बनता है तो यहाँ कुछ होगा, और मैंने आपको प्रेसिपिटेशन वाले टॉपिक में अच्छे से समझाया था कि इस पर्टिकुलर रीजन में हमें रेनफॉल देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें शेडो रीजन हो जाता है तो रेनफॉल देखने को नहीं मिलता। तो टेम्परेचर तो यहाँ सेम होता ही नहीं है ना। तो इस कंडीशन में हमारा जो एयर मास है वो बनेगा नहीं। एयर मास की पहली कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर थ्रू आउट द, मतलब ये पूरे के पूरे रीजन में हमारा जो टेम्परेचर है वो सेम रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी सेम रहनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ तो नहीं बनेगा एयर मास, ठीक है। क्या यहाँ बनेगा? प्लेट्यू वाले रीजन में यहाँ बन सकता है, क्योंकि ये रीजन क्या है, एक तरह से सेम सही है, तो यहाँ हमारा एयर मास बन सकता है। अगर यहाँ बन सकता है तो प्लेन एरिया में भी बन सकता है, प्लेन एरिया, डेजर्ट एरिया, यहाँ पर भी एयर मास बन सकता है, ठीक है। और मैंने अभी आपको सहारा डेजर्ट वाला एग्जांपल दिया ही था, और ओशियन में भी बन सकता है। अब ओशियन में एयर मास कैसे बन सकता है? मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाया था कि जो प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब रेनफॉल होती है, वो 81% डिपेंड होती है ओशियंस में, ठीक है। 19% डिपेंड होती है प्लेन एरिया में। मतलब यहाँ पर भी आपका एयर मास बनेगा। और हम देखो इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर मैं इंडिया का मैप इस तरह से बना रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी वीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हमारे प्यारे भारत को इस तरह से कंसिडर कर सकते हो। देखो इंडिया में क्या एयर मास बनता है? नहीं बनता। अब इसका रीज़न क्या है कि इंडिया में यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात करो, या यहाँ से लेकर यहाँ बात करो, तो कोई कंडीशन ही नहीं बनती एयर मास की, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक प्रॉपर एक रीज़न होना चाहिए, काफ़ी बड़ा रीज़न होना चाहिए, मतलब किलोमीटर्स में रीजन होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर एयर मास बनता है। जैसे रशिया में काफ़ी खाली सरफेस है, वहाँ पर एयर मास बनता है, ठीक है। ओशियन बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पर एयर मास बनता है। अभी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इंडिया में एयर मास क्यों नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन समझ ली कि माउंटेन में एयर मास नहीं बनता। अच्छा, एक यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पोलर और ट्रॉपिकल वाला पार्ट। अब टू टाइप ऑफ एयर मास होते हैं, एक होता है हमारा वार्म एयर मास, एक होता है हमारा कोल्ड एयर मास, ठीक है। अब वार्म एयर मास क्या होगा? मतलब एक तरह से सरफेस की करेक्टरिस्टिक्स पर भी डिपेंड करेगा एयर मास कैसा होगा। अब सरफेस की करेक्टरिस्टिक्स पर किस तरह से डिपेंड करेगा? देखो, मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर ये डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है। अब चलो मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये अफ्रीका है, ठीक है। ये आपका मान लो कि यहाँ पर सहारा डेजर्ट है, ठीक है, इस रीजन में समझ लो, ठीक है। अब ये जो सहारा डेजर्ट आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे समझ लो, यहाँ ये सहारा डेजर्ट है, यहाँ एयर मास बन रहा है। अब इस सहारा डेजर्ट में क्या होगा? ये कहाँ पर पड़ेगा आपका? इस रीजन में। और इस रीजन में क्या इंसुलेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये रीजन क्या होगा? वार्म हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बोला था ना कि सरफेस की करेक्टरिस्टिक्स पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा एयर मास कैसा होगा, वार्म होगा या फिर कोल्ड होगा। और अगर मैं बात करूं अंटार्कटिका की या फिर आर्कटिक की, तो वहां पर क्या होगा? वो रीजन क्या है? पोलर के पास है। अब पोलर के पास है तो क्या होंगे? स्वाभाविक है, ठंडे होंगे। तो वो रीजन क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे, मतलब कोल्ड में आएंगे, कोल्ड एयर मास बनेगा। अच्छा, चलिए अगर हम बात करें टू टाइप ऑफ एयर मास, वार्म एंड कोल्ड, अगर मैं इसको फर्दर क्लासिफाइड करूं अच्छे से, तो ऐसे समझ लो कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम। होपफुली मैंने यहाँ पर स्पेलिंग से लिखी हो, कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम। अब मैरीटाइम क्या होता है? मैंने भी आपको बताया था कि ओशियन को हम कंसिडर करेंगे मैरीटाइम, और कॉन्टिनेंटल बोले तो जो आपका एरिया कॉन्टिनेंट का, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, ठीक है, साथ ही कॉन्टिनेंट है ना हमारे। तो कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर कॉन्टिनेंटल जो हैं ये पोलर भी हो सकते हैं, और हमारे एक तरह से ट्रॉपिकल भी हो सकते हैं। पोलर और ट्रॉपिकल क्या है? जो पोलर के पास होगा वो क्या होगा? पोलर कॉन्टिनेंट। जो ट्रॉपिकल के पास होगा वो क्या होगा?
ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया हमारा क्या है, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यूरोप की, वो एक तरह से क्या हो जाएगा, पोलर कॉन्टिनेंट हो जाएगा। और जो रशिया है वो आधा एशिया में है, आधा यूरोप में, वो भी एक तरह से क्या हो जाएगा, पोलर कॉन्टिनेंट में आएगा। रीज़न की मैं बात करूँ, प्रॉपर रीज़न, कुछ कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ऐसे समझ लो आप। और मेरे टाइम में भी यहाँ पर क्या होगा, पोलर एंड ट्रॉपिकल। अब कुछ तो मेरे टाइम मतलब ओशियंस क्या हैं, यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, कुछ आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, पोलर रीजन में देखने को मिलेंगे, इस रीजन में भी ओशियंस हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके पोलर मैरीटाइम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पोलर कॉन्टिनेंटल और ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट की मैं बात करूँ, क्या पोलर में भी हमारा वार्म और कोल्ड की कंडीशन बनेगी? बिल्कुल बन सकती है। देखो, मान लो कि ये आपका पोलर कॉन्टिनेंट है, यहाँ ऐसे समझ लो, ये हमने यहाँ पर अर्थ बनाई और यहाँ आपका मान लो पोलर कॉन्टिनेंट है, ये वाला पूरा का पूरा हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, लाइन 60 डिग्री मान लेते हैं, चलो यहाँ पर, ठीक है। अब 60 डिग्री मान लो कि यहाँ पर पोलर कॉन्टिनेंट है, यहाँ 60 डिग्री से 75 डिग्री मान लो, ऐसे मान लो, समझने के लिए मानना इसको, ठीक है। यहाँ पर हमने एक 75 डिग्री पे लाइन ले ली, ठीक है, लैटीट्यूड लाइन ले ली। अब मैंने आपको बोला कि ये आपका वार्म भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। अब आपको कोई सर पोलर के नियर अबाउट है तो वार्म कैसे होगा, समझो यहाँ पर कोई कंट्री पड़ती है, यहाँ रशिया पड़ता है मान लो, ठीक है। अब ये कोल्ड होगा, ठीक है। और ये पर्टिकुलर लाइन में, लैटिट्यूड लाइन में एक जैसा सा टेम्परेचर तो हमें नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ कुछ होगा, मान लो यहाँ पर -5 हुआ, ठीक है, लेट अस सपोज, और यहाँ पर मान लो -1 हुआ, या यहाँ पर 1 डिग्री हुआ, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर क्या हो गया, ये कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या बन सकती है, वार्म और कोल्ड की बन सकती है ना। और वैसे तो ऑब्वियस है कि पोलर वाले रीजन में हमेशा से कोल्ड वाला पार्ट ही आपका कंसीडर होगा। जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि इस रीजन में भी हम इसके बिहाफ पर कोल्ड और वार्म कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर जो वार्म हमारा एक तरह से यहाँ पर कंसीडर करेंगे पोलर, ठीक है, या फिर ट्रॉपिकल वाले को। मान लो कि ये वार्म है, ये कोल्ड है। अब यहाँ पर हम इसको ड्राई और मॉइस्चर किस तरह से कंसीडर करेंगे, ठीक है, वो इनकी हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिफाइन करेंगे इसको, अभी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, मान लो कि हमने यहाँ पर वार्म एयर मास पढ़ा, वार्म एयर मास की डेफिनेशन याद रखना, टेम्परेचर हमेशा से हाई होगा, ये ऐसे समझ लो, टेम्परेचर हाइयर देन अंडरलाइंग सरफेस। ये किसकी डेफिनेशन है, वार्म एयर मास की, ठीक है जी। अब देखो, टेम्परेचर हमेशा से हाई होगा अंडरलाइंग सरफेस। अब आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि आप अपने घर में हो, ठीक है, और जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, मई और जून में भयंकर गर्मी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। और मान लो कि आपका एसी वर्क नहीं कर रहा, तो आप बेड पे बैठे हो, तो आपको गर्मी लग रही है, तो आप फर्श पे लेट जाते हो, ठीक है। जब आप सरफेस पे लेटते हो तो कंपैरेटिवली आपका जो बेड होगा उससे फर्श क्या होगा, ठंडा होगा। तो ऐसे समझ लो, टेम्परेचर हाइयर, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा आपका अंडरलाइंग सरफेस, सरफेस से हमेशा से टेम्परेचर हाई होगा, ऐसे समझ लो, जस्ट फॉर अगर हम समझने की कंडीशन में इसको देखें। अच्छा, और कोल्ड वार्म एयर की, कोल्ड एयर मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टेम्परेचर लोअर देन द अंडरलाइंग सरफेस, इसका ठीक उल्टा, ठीक है। अभी के लिए हमने समझा कि एक्चुअली में हमारा एयर मास किस तरह से होता है, मैं भी आपको पीपीटीज के अकॉर्डिंगली समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का जो केस होता है, ठीक है। अब देखो, लोअर प्रेशर में क्या होता है, मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। जो हमारा लो प्रेशर होता है उसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्जेंस करते हैं, डाइवर्जेंस करते हैं। मतलब हमें क्या देखने को मिलता है लो प्रेशर में, लो प्रेशर में हमेशा से क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है, मतलब एयर्स इकट्ठी होती हैं आकर, ठीक है। आगे जो साइक्लोन वाला टॉपिक होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 30 डिग्री से जो आपकी एयर्स हैं वो सारी की सारी इधर साउथ से इधर नॉर्थ से इकट्ठी हो जाती हैं, कहाँ पर, इक्वेटर वाले जोन में, ठीक है। तो जहाँ पर एयर इकट्ठी होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस बोलते हैं। जब कन्वर्जेंस होगा तो एयर हीटअप हो जाएंगी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा लो लो प्रेशर में। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर क्या होंगी, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएंगी, एक्सपेंड होगी, ठीक है। तो एक रीज़न ऐसा आएगा, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, डाइवर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर पॉइंट याद रखना, सोर्स रीजन शुड बी एक्सटेंसिव विद जेंटल एयर डाइवर्जन, ठीक है। तो एयर मास में हमें लिटिल बिट या फिर जेंटल डाइवर्जन देखने को मिलता है, या एयर सर्कुलेशन होता है वो डाइवर्जन वे में होता है, ठीक है। मतलब एयर जो आपकी फ्लो करती है वो डाइवर्जन वे में फ्लो करती है, मतलब फैलती है, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ पर पीपीटी में दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक बार सोर्स यहाँ पर देख लेते हैं,
सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या होगी एयर मास बनने की? सोर्स रीजन शुड बी एक्सटेंसिव विद जेंटल डाइवर्जेंट एयर सर्कुलेशन, अभी मैंने आपको बताया। मेन सोर्स रीजन कहाँ पर बनेगा? हाई प्रेशर बेल्ट पर, सब ट्रॉपिक, गिवन द राइज ट्रॉपिकल एयर मास। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर ये प्रेशर बेल्ट मैं आप यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूँ, आप वो टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मेन सोर्स जो एयर मास का है, कहाँ कहाँ पे? हाई प्रेशर बेल्ट पे, ठीक है जी, और पोलर वाली बेल्ट पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो मिड लैटिट्यूड लाइन होती है ना, मिड लैटिट्यूड लाइन बोले तो जो आपका जहाँ पर साइक्लोन अफेक्ट होता है ज़्यादा, ये समझ लो आप 60 डिग्री से लेकर 30 डिग्री या 30 डिग्री से 60 डिग्री, यहाँ पर मेनली हमें एयर मास कम देखने को मिलता है। ठीक है, मैरीटाइम एयर मास कंटेन हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है जी, ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि ओशियंस में हमारा जो प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब रेनफॉल होता है, वो 89% के आसपास होता है। और जो कॉन्टिनेंटल एयर मास होता है ये एक तरह से ड्राई होता है, ये प्रोड्यूस करता है लेस अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, बोले तो 11%। ठीक है जी, चलिए उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी मेनली? देखो ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, एयर मास बहुत एक लार्ज एरिया ऑक्यूपाइड करता है, 1600 किलोमीटर अक्रॉस द सेवरल किलोमीटर डीप। ठीक है, एट एनी गिवन altitude in the air mass, its physical characteristics, primary temperature, humidity, stability are relatively homogeneous। ठीक है, तो ये कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, अब देखिए एयर मास अगर हम समझें कोल्ड और वार्म एयर मास को, तो कोल्ड एयर मास में क्या होगा? कोल्ड सरफेस रीजन होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर्कटिक वाला रीजन हो गया और अंटार्कटिक वाला रीजन हो गया। पोलर एयर मास, ठीक है जी, आर्कटिक ओशियन, कोल्ड एंड मॉइस्ट, और नॉर्थन कनाडा वाला रीजन। कनाडा कहाँ पर है आपका? ये आपको नॉर्थन अमेरिका में देखने को मिलेगा। ठीक है, कोल्ड एंड ड्राई। फिर वार्म एयर मास, वार्म सोर्स रीजन्स होंगे, लाइक एज जैसे सहारा डेजर्ट है, ट्रॉपिकल एयर मास में ये आपको देखने को मिलेगा वार्म एयर मास। ट्रॉपिकल ओशियंस वार्म एंड मॉइस्ट, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीपीटीज में। अब इसको मेनली हमने क्लासिफाइड करा है मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल टाइप में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से समझना। देर आर 5 मेजर सोर्स रीजन। 5 मेजर सोर्स रीजन क्या है? वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन। अब वार्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशियन कौन से होंगे? जो हमारे ट्रॉपिकल बेल्ट में होंगे, जैसे इंडियन ओशियन लगा लो यहाँ पर, इंडिया के ठीक नीचे जो ओशियन है ये क्या होगा? वार्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशियन। ठीक है, और सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट क्या होगा? बेस्ट एग्जांपल है सहारा डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियन क्या होंगे? ठीक है, जो हमारे मान लो यहाँ पर ओशियन होंगे इस वाले रीजन में, ये क्या होंगे? हाई लैटिट्यूड ओशियन, ये क्या होंगे? रिलेटिवली कोल्ड होंगे। और द वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट इन हाई लैटिट्यूड, ये यहाँ पर आपके क्या हैं? ये बर्फ़ से ढके हुए कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका यहाँ पर आपका कंप्लीटली बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है, परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट, ये आपका आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। यहाँ पर आप ऐसे समझ लो इस वाले पार्ट में, जैसे हम समझते हैं ना कि यहाँ पर जो रीजन्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। ठीक है, जो कंट्रीज़ हैं, ये वाला फोर्थ पॉइंट आप ये समझ सकते हो। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग टाइप ऑफ एयर मासेज आर रिकोगनाइज्ड, हमने इसको किस तरह से रिकोगनाइज करा है? एमटी को हम क्या कहते हैं? मैरीटाइम ट्रॉपिकल। ठीक है जी, और सी टी स्टैंड्स फॉर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, और एम पी स्टैंड्स फॉर मैरीटाइम पोलर, एंड सी पी स्टैंड्स फॉर कॉन्टिनेंटल पोलर, एंड कॉन्टिनेंटल आर्टिक बोले तो सी ए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में दिखा भी देता हूँ इसको, यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिनेंटल आर्टिक। ठीक है जी, और एम से हमने क्या करा था? एम से बोले तो मैरीटाइम पोलर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर हम समझते हैं कि पोलर एयर मास में हमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं या कौन कौन से पॉइंट्स जो याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए कॉन्टिनेंटल पोलर, पोलर मास बोले तो जो पोलर रीजन के आसपास होगा। ठीक है, इन दिस सोर्स रीजन देयर एयर मास एक्सट्रीमली कोल्ड एंड स्टेबल, कंटेन वेरी लो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है जी, और यहाँ पर इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। देखो पोलर मास में हम दो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, एक तो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास और एक मैरीटाइम पोलर मास। ठीक है, कॉन्टिनेंटल जो पोलर एयर मास है उसमें आपको क्या याद रखना है कि कौन कौन से इसमें रीजन होंगे? यूरेशिया, अंटार्कटिका, अमेरिका, नॉर्थन अमेरिका या फिर आर्टिक बेसिन,
ये आपका कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास में जो रीजन्स हैं, ठीक है। और इसमें एयर मास की जो करेक्टरिस्टिक्स होगी वो किस तरह की होगी, ड्राई, कोल्ड एंड स्टेबल कंडीशन की होगी। अगर हम बात करें ड्यूरिंग वेदर, ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, फ्रीज्ड, क्लियर, बहुत ही स्टेबल सी कंडीशन होगी, ठीक है। और समर में क्या होगा, यहाँ पर हमें प्रिवलेंस ऑफ एंटी साइक्लोन विंड देखने को मिलेगी, ठीक है। वार्मर लैंड मास होगा, लेसर स्नो होगी, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम मैरीटाइम पोलर एयर मास की, तो ये कौन से रीजन में पड़ेंगे, हमारे 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री लैटिट्यूड वाले रीजन में पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम ध्यान दें कि हमारा जो कंडीशन कौन सी बनेगी, कूल, मॉइस्चर होगा, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी होगी यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर समर कंडीशन की, तो क्लियर होगा, फेयर होगा, और एक तरह से स्टेबल कंडीशन बनेगी। और जो वेदर ड्यूरिंग विंटर बनेगा, यहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी हमें देखने को मिलेगी, सॉरी, और ओवरकास्ट स्काई होगा, ठीक है, ओवरकास्ट स्काईज एंड ओकेशनल फोग देखने को मिलेगी, प्रेसिपिटेशन भी देखने को मिलेगी, ठीक है, विंटर वाली कंडीशन की अगर हम बात करें। और उसके बाद यहाँ पर आपने याद रखें कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास में हमें यहाँ पर जो रीजन्स देखने को मिलेंगे, सहारा इन अफ्रीका, ठीक है जी, और वेस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पार्ट हमें देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो इस एयर मास में कंडीशन क्या होगी, ड्राई, हॉट, स्टेबल एंड डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द सोर्स, ठीक है जी। और पूरा साल एक तरह से ड्राई वाला आपको ये रीज़न देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस की, इसमें आपको कौन कौन सी कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। एक तो यहाँ पर रीजन्स याद रखने हैं, मैक्सिकन गल्फ, पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशन, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर जो एयर मासेस होगा वो किस तरह का होगा, वार्म होगा, ह्यूमिड होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है जी। अगर हम विंटर वाले वेदर की यहाँ पर बात करें तो ओवरकास्ट स्काइज विद फोग, ठीक है जी। और समर की अगर हम कंडीशन यहाँ पर बात करें, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, क्यूमुलस क्लाउड, क्लाउड वाले टॉपिक में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि क्यूमुलस क्लाउड क्या होते हैं, ठीक है जी। और कन्वेक्शन रेनफॉल क्या होती है, कन्वेक्शन रेनफॉल बोले तो क्या होती है, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर हमें एयर ऊपर की ओर जाती हुई दिखती है, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास में, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही था, और इसमें जस्ट हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ एयर मासेस ऑन वर्ल्ड वेदर, ठीक है। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, देखिए, कन्वेक्शनल लिफ्टिंग हमें देखने को मिलेगी, मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर फ्रॉम द ओशियन टू कॉन्टिनेंट कॉज प्रेसिपिटेशन ओवर लैंड मास, ठीक है जी। उसके बाद ओरोग्राफिक लिफ्टिंग हमें देखने को मिलेगी, मतलब व्हेन एयर मास लिफ्टेड अप ओवर माउंटेन दे कैन आल्सो चेंज द वेदर कंडीशन। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ना जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें जब हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ेंगे तब आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब मानसून तो चलो हम समझते हैं कि मानसून क्यों आता है, वैसे मैंने मानसून आपको जब हम प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि हम इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और ये वाला जो पार्ट होगा, ये जो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग में जो ये माउंटेन में आप कंडीशन बनती हुई देख रहे हो, इसको भी मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से समझाऊंगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेटेंट हीट, ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द माइग्रेटरी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस सच एज साइक्लोन स्टॉर्म्स ओरिजिनेट एट द कॉन्टेक्ट जोन बिटवीन द डिफरेंट एयर मास। डिफरेंट एयर मास बोले तो मान लो कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन है, ये 60 डिग्री पे क्या होगा, ये रिसीव करेंगी कोल्ड एयर, ठीक है, फ्रॉम द पोलर। और यहाँ पर मान लो ये 30 डिग्री है, ये रिसीव करेगी हॉट एयर, ये ट्रॉपिकल पार्ट है ना, तो यहाँ पर हॉट एयर होंगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, तो इस मिक्सचर होने की वजह से यहाँ पर आपको ये कंडीशन बनती हुई दिखेंगी, साइक्लोन स्टॉर्म। वैसे मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से बताऊंगा जो हम साइक्लोन वाला पार्ट कवर करेंगे। चलिए, होपफुली आपको एयर मास वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक के बिहाफ पर ही हम साइक्लोन डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने आपको जो टेम्परेचर है, या फिर इस तरह से आप समझ लो कि जो एयर की मूवमेंट है वो यहाँ पर इसलिए नहीं बताई क्योंकि प्रीवियस सेशन में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलती है राइट डायरेक्शन में, और साउथ हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलती है लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो सेशन को आप अच्छे से देखना, और उससे जो जितने भी प्रीवियस सेशन हमने एटमॉस्फेयर में कवर करें, आपका एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से साइक्लोन। थैंक यू सो मच। अगर आपका इनकेस कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।